हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी लाइव विद रौनक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि धीरे धीरे जो है वो एग्ज़ाम का समय पास आता जा रहा है। एग्ज़ाम का जो मंथ है वो लग चुका है। तो अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आपके पास जितना भी समय है उसमें आप मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट से क्या होता है कि आपको अपना तैयारी का पता चल जाता है कि आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल की है। तो मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे हम आज के अपने मॉक टेस्ट की, जिसमें हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सभी प्रश्न जो है वो बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे आपके लिए, इसलिए वीडियो को जो है स्किप मत कीजिएगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे मेरी तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बेस्ट जीके के मॉक टेस्ट जो हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो शुरुआत करेंगे, ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं आपका। तो पहला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन शासन कर रहा था? ये आपसे पूछा जा रहा है पहला प्रश्न कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत में कौन शासन कर रहा था। ऑप्शन है आपके अकबर, औरंगजेब, शेरशाह सूरी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो आपको नज़र आ रहा है, मुगल सम्राट। मुगल सम्राट अकबर जो थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, अकबर। मुगल सम्राट अकबर उस टाइम भारत में शासन कर रहे थे जब एलिजाबेथ 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए हस्ताक्षर कर रही थी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन पर जब एलिजाबेथ 1600 ईस्वी में हस्ताक्षर कर रहे थे तो उस समय भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन था। कौन शासन कर रहा था? मुगल सम्राट अकबर उस समय भारत में शासन कर रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया? आपसे ये पूछा जा रहा है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब कर लिया। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे 1510 ईस्वी, 1575 ईस्वी, 1479 ईस्वी या 1600 ईस्वी में। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों ने गोवा पे जो कब्जा था वो 1510 ईस्वी में कर लिया था, ठीक है। अल्बुकर्क जो पुर्तगाली था, अल्बुकर्क जो था कौन था? पुर्तगाली गवर्नर था। उसने बीजापुर के आदिल शाह पर हमला करके 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। किसने? अल्बुकर्क, जो कि भारत में पुर्तगाली संस्थापक माना जाता है, ठीक है। कौन था? पुर्तगाली गवर्नर था। उसने बीजापुर के जो आदिल शाह था उस पर हमला करके फिर गोवा पर कब्जा कर लिया था 1510 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके चरण सिंह, देवीलाल, जीएल नंदा या वल्लभ भाई पटेल। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री जो हैं वो ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, जो कि जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में क्या थे? जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो उनकी कैबिनेट में गृह मंत्री भी थे। कौन थे? प्रथम गृह मंत्री जो थे वो भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश को पछाड़कर भारत में चीनी का शीर्ष उत्पादक बन गया है? ये आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य है जो उत्तर प्रदेश को पछाड़कर भारत में चीनी का शीर्ष उत्पादक बन गया है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि अब जो भारत में चीनी का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन है पंजाब, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र जो है उसने यूपी को पीछे करके अब वो भारत में चीनी का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है। कौन? महाराष्ट्र। यहाँ आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे कि चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या झारखंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर चंदौली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है और महाराष्ट्र के सतारा जिला जो है वहाँ पर पड़ता है। कहाँ पर? महाराष्ट्र के सतारा जिले में पड़ता है आपका चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे अपना हम कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद जो है वो अस्पृश्यता का उन्मूलन सुनिश्चित करता है? ये आपसे पूछा जा रहा है।
कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन सुनिश्चित करता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 17। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अनुच्छेद 17 में आपका अस्पृश्यता का अंत है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे हम। भारत में ब्लॉक पर्वत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन सा है, आपसे ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है पश्चिमी घाट, एंडीज, नीलगिरी पहाड़ियाँ, विंध्य और सतपुड़ा के जो पर्वत हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है भारत में ब्लॉक पर्वत के उदाहरण विंध्य और सतपुड़ा पर्वत हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट है। वहीं अगर हम भारत के बाहर की बात करें तो जो ब्लैक फॉरेस्ट है, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ का है ये? ब्लैक फॉरेस्ट आपका जर्मनी का है ये, ठीक है। जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। और सॉल्ट रेंज, और ये सॉल्ट रेंज पड़ती कहाँ है? ये आपका पाकिस्तान में है, ठीक है। तो भारत में विंध्य और सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। जर्मनी में आपका ब्लैक फॉरेस्ट हो गया और पाकिस्तान में सॉल्ट रेंज जो है वो ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, और क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। इस वर्ष विश्व दुग्ध दिवस का विषय क्या था? थीम पूछी जा रही है 2023 की विश्व दुग्ध दिवस की। तो आपको बता दें कि विश्व दुग्ध दिवस अगर आपसे पूछा जाए कब मनाया जाता है तो ये आपका 1 जून को मनाया जाता है। और इसकी जो थीम थी वो थी आनंद डेयरी। 2023 की विश्व दुग्ध दिवस 1 जून की थीम थी आनंद डेयरी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। निम्नलिखित में कौन प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है? ये आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, महान्यायवादी, भारत के मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति द्वारा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने एम्बर अलर्ट फीचर लॉन्च किया है? ये आपसे पूछा जा रहा है। एम्बर अलर्ट जो है फीचर वो किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लॉन्च किया है? ऑप्शन है ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप। तो यहाँ आपका राइट आंसर है इंस्टाग्राम द्वारा एम्बर अलर्ट फीचर लॉन्च किया गया है, जो कि खोए हुए बच्चों का पता लगाने के लिए लॉन्च किया गया है। और इसका आपको फुल फॉर्म बता दें एम्बर का, तो इसका फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो अमेरिकाज मिसिंग ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी रिस्पॉन्स, ठीक है। ये एम्बर का फुल फॉर्म होता है अमेरिकाज मिसिंग ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी रिस्पॉन्स। ये फीचर जो है वो इंस्टाग्राम द्वारा लॉन्च किया गया है एम्बर अलर्ट, जिसमें अमेरिका में खोए हुए बच्चों का पता लगाने के लिए इंस्टाग्राम ने मदद की है अमेरिका की, और इस फीचर को लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी सी आपका राइट है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। भारत के किस राज्य में कांगड़ा घाटी महोत्सव का उद्घाटन किया जा रहा है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में कांगड़ा घाटी महोत्सव का उद्घाटन किया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। भारत में कौन सा राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या उड़ीसा। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन बहुत ही बड़े पैमाने पर किया जाता है। यहाँ पर पूरे देश का कम से कम 50% जो उत्पादन है सोयाबीन का किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य में सोयाबीन का उत्पादन जो कि है किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 लेंगे आपका हम कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है किसका? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका जिनेवा में पड़ता है, स्विट्जरलैंड जिनेवा में आपका पड़ता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन या वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, जिनेवा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 लेंगे। कौन सा मुगल शासक था जिसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया था? बाबर, जहांगीर, हुमायूं या औरंगजेब। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
औरंगजेब ने मुगल शासक था जो कि उसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया था, क्योंकि उसके अनुसार जब ये सिक्के गैर मुसलमानों के हाथ में पड़ते थे तो अपवित्र हो जाते थे, इसीलिए उसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, कौन सा गुप्त शासक था जिसके शासन काल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था? आपसे ये पूछा रहा है कि कौन सा गुप्त शासक था जिसके शासन काल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उनके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं कि खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो नज़र आ रहा है, अली बंधु। अली बंधु ने 1919 में खिलाफत आंदोलन चलाया था। और अली बंधु में कौन कौन थे? तो आपको बता दें, मौलाना मोहम्मद अली थे और एक आपके थे मौलाना शौकत अली। ये दो अली बंधु थे। इन्होंने 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरुआत की थी। ये खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता थे। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे और अगला क्वेश्चन है आपका, मेहरानगढ़ किला किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है जयपुर, भरतपुर, उदयपुर या जोधपुर। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेहरानगढ़ का किला जो है वो जोधपुर में स्थित है। इसका निर्माण 1459 ईस्वी में राव जोधा ने करवाया था। किसने करवाया था? राव जोधा ने करवाया था 1459 ईस्वी में। कहाँ पर है ये किला? जोधपुर में स्थित है। आगे चलेंगे। 18 क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, विटामिन B6 का रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम हो जाएगा यहाँ पे पायरिडॉक्सिन। ठीक है, क्या नाम है? पायरिडॉक्सिन या पैराडॉक्सिन जो होता है वो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, शिव समुद्रम जल प्रपात के निर्माण के लिए कौन सी नदी जिम्मेदार है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या वैगई। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कावेरी नदी जो है वहाँ शिव समुद्रम जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है, कौन सी नदी? कावेरी नदी जो है वो शिव समुद्रम जलप्रपात के निर्माण के लिए जानी जाती है। और इस जलप्रपात का निर्माण जो है वो जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है, किसके लिए? जल विद्युत उत्पादन के लिए शिव समुद्रम जलप्रपात का निर्माण होता है। और यहाँ पर एशिया का प्रथम जल विद्युत ग्रह है। जल विद्युत ग्रह स्थित है शिव समुद्रम जलप्रपात पर और इसका निर्माण 1902 ईस्वी में किया गया था। किसका? एशिया का प्रथम जल विद्युत ग्रह 1902 में इसका निर्माण किया गया था। किस नदी पे है? ये कावेरी नदी पे है। अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, नरेंद्र नाथ दत्त भारत की निम्नलिखित महान हस्तियों में किसका वास्तविक नाम है? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद का नाम जो है बचपन का वो नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है, क्या? नरेंद्र नाथ दत्त जो था वो स्वामी विवेकानंद का नाम था। और स्वामी विवेकानंद की जयंती पे युवा दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, IFSC कोड कितने अंकों का कोड होता है? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन हो जाएंगे 12, 10, 9, 11। और यहाँ आपका राइट आंसर है ये जो कोड होता है ऑप्शन नंबर डी, 11 अंकों का कोड होता है। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है, IFSC का फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड और ये 11 अंकों का होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ आपका राइट आंसर है 17 मई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे जो है वो 17 मई को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 ले लेंगे कि एक पुस्तक लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर किसके द्वारा लिखी गई है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है आपकी किरण देसाई, चेतन भगत, रस्किन बॉन्ड, अरविंद अडिग। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर।
रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। किसके द्वारा? रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 लेंगे अपना हम कि भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक निम्न में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है रामानंद, रामानुजाचार्य, नानक या कबीर। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक जो थे वो रामानुजाचार्य को माना गया है। किसे? रामानुजाचार्य को माना गया है। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 कि हरिप्रसाद चौरसिया जो है, हरिप्रसाद चौरसिया को किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर है वीणा, बांसुरी, वायलिन या संतूर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिप्रसाद चौरसिया, जिन्हें बांसुरी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। किसे? बांसुरी वादक थे वो प्रसिद्ध, इन्हें बांसुरी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। किसे? हरिप्रसाद चौरसिया को। बांसुरी, वो प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से रथ की सुंदर कांस्य मूर्तियां मिली हैं? ऑप्शन है दैमाबाद, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, राखीगढ़ी। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैमाबाद। और ये आपका दैमाबाद है कहाँ? तो ये आपका पड़ता है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले, अहमदनगर के दैमाबाद स्थान पर मिली है रथ की सुंदर कांस्य मूर्तियां हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट है। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ने से पहले, अगला क्वेश्चन जो है इसे पढ़ने से पहले एक बार रिक्वेस्ट है मेरी, जो लोग चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, अपना सपोर्ट करिए। आपका सपोर्ट हमें और कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगा, इसलिए अपना सपोर्ट बनाए रखिए। वीडियो को पूरा देखिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। और जो लोग पुस्तक के बुक्स के बारे में पूछ रहे थे यूपीपीटी की, तो उनसे कहना चाहूँगी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बुक काफ़ी अच्छी है। अगर आप लेना चाहते हैं तो बुक्स देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी बुक है काफ़ी, जो आपको हेल्प करेंगी प्रिपरेशन में यूपीपीटी के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 27 आपका, हाल ही में किस राज्य ने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? आपसे पूछा जा रहा है किस राज्य ने गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए एक अभियान है आंचल, उसकी शुरुआत की है? तो इसका जो राइट आंसर है आपको बता दें, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। राजस्थान में, और राजस्थान के करौली जिले में इस अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है, कहाँ पर? राजस्थान के करौली जिले में ये जो अभियान है आंचल, उसकी शुरुआत की गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, मर्कैली स्केल की तीव्रता को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण है। तो मर्कैली स्केल आपके सुनामी हो गया, चक्रवात, ज्वालामुखी विस्फोट या भूकंप। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए मर्कैली स्केल का प्रयोग किया जाता है। और ये इसका जो नाम है वो इटली के वैज्ञानिक थे, इटली के भूकंप वैज्ञानिक थे मर्कैली, इनके नाम पे ही इस स्केल का नाम रखा गया है, मर्कैली स्केल। ठीक है, इटली के भूकंप वैज्ञानिक थे मर्कैली, उनके नाम पर इस मर्कैली स्केल का नाम रखा गया है, जो कि भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण है। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, किस देश ने 5 जून को अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लिए क्रू मिशन शुरू किया है? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चीन। चीन द्वारा क्रू मिशन की शुरुआत की गई है, जो कि 5 जून को अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लिए हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, चीन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 लेंगे कि विश्व डाक दिवस पूरे विश्व में कब मनाया जाता है? आपसे ये पूछा जा रहा है, 11 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 7 अक्टूबर या 8 अक्टूबर। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस जो है वो पूरे विश्व में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 है, झारखंड का लोक नृत्य झूमर और डाफ, झूरा और कजरी, लाहो और बगला या छऊ और सरहुल। तो आपको बता दें झारखंड का प्रमुख जो लोक नृत्य है वो है छऊ और सरहुल, ये दोनों झारखंड के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है क्या? नागपुर का पठार, तिब्बत का पठार या पामीर का पठार या इनमें से कोई नहीं। तो विश्व की छत या दुनिया की छत के नाम से पामीर के पठार को जाना जाता है। ठीक है, किसे जाना जाता है? पामीर के पठार को दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन लेंगे, चंपानगर किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपानगर या चंपा नगरी जो थी
वो आपसे पूछ रहा है किस महाजनपद, 16 महाजनपद थे, उसमें किस महाजनपद की राजधानी थी। तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर ए भी यहाँ पर राइट है, अंग महाजनपद की राजधानी थी, जो कि अभी गोंडा जनपद में है। ठीक है, प्राचीन काल का अंग जो है वो वर्तमान में गोंडा नाम से है। ठीक है, पहले जो अंग था वो अब किस रूप में है, वो अब गोंडा जिले के रूप में है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका कि निम्न में संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ये नहीं में और है में कंफ्यूज हो जाते हैं कई सारे बच्चे जब एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं, तो फिर एग्ज़ाम चलते चलते ना माइंड कुछ इस प्रकार हो जाता है कि हमें नहीं थे या है थे में कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं और वहाँ पे नहीं थी की जगह है पे टिक कराते हैं। इसलिए क्वेश्चन को एग्ज़ाम में हॉल में जब बैठे हो तो क्वेश्चन को और क्वेश्चन पेपर को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है निम्न में संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे, और भीमराव अंबेडकर, अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी, ये तीनों जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कौन नहीं थे, तो राजेंद्र प्रसाद आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है भारत में मृत्यु दंड अपराधी को क्षमा दान करने का अधिकार किसके निहित है। तो आपका राइट आंसर है ये जो अधिकार है वो सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, राष्ट्रपति चाहे तो मृत्यु दंड से क्षमा कर सकता है, और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो ये होता है अनुच्छेद 72। ठीक है, अनुच्छेद 72 में होता है राष्ट्रपति किसी भी गुनाह के लिए अपराधी को क्षमा कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से अनुच्छेद 356 के तहत इमरजेंसी लगाई जाती है देश में कहीं पर भी जिस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो, राज्यपाल की इच्छा अनुसार या राष्ट्रपति के विवेकानुसार। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 356, जिसे राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं, एक आपातकाल होता है। और वो कब लगाया जाता है, वो तब लगाया जाता है जब किसी राज्य में जो संवैधानिक तंत्र जो है वो विफल हो गया हो, वहाँ का संवैधानिक तंत्र काम नहीं कर रहा हो, तो वहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाता है, जो कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 आपका एडवर्ड जेनर किस रोग से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड जेनर ने चेचक, ठीक है, चेचक के टीके का आविष्कार किया था। ये किसी रोग से जुड़े हैं, तो चेचक के रोग से जुड़े हैं क्योंकि इन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था 1796 ईस्वी में। कब किया था, 1796 ईस्वी में चेचक के टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। अगला क्वेश्चन लेंगे, 38 नंबर क्वेश्चन है आपका, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन में है आपके जेनर, लेनेक, सेबेन या पास्चर। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, स्टेथोस्कोप का आविष्कार जो है वो लेनेक ने किया है। इनका पूरा नाम है रेने लेनेक। ठीक है, इन्होंने किया है स्टेथोस्कोप का आविष्कार। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 लेंगे, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है न्यूरोलॉजी, ऑर्गेनोलॉजी, ऑन्कोलॉजी या सीरोलॉजी। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैंसर संबंधी रोगों का जो अध्ययन है वो ऑन्कोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑन्कोलॉजी या अर्बुद विज्ञान कहलाता है। हिंदी में आप इसे अर्बुद विज्ञान कह सकते हैं और इंग्लिश में ऑन्कोलॉजी। तो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 40 पे पहुंचेंगे अब हम, और प्रश्न नंबर 40 आपका कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। ये मार्बल कैंसर आखिर होता क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। मार्बल कैंसर क्या है। ऑप्शन, निकट स्थिति उद्योगों से ताजमहल में धुआं भरना, ताजमहल के मार्बल में कवक लगना, अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अम्लीय वर्षा से संबंध है। जो अम्लीय वर्षा है जो ऐसी वर्षा होती है जो संगमरमर से बनी इमारतों का जो वो क्षरण करती है। ठीक है, मार्बल का जो है धीरे धीरे क्षरण कर देती है। और ये होती क्या है, सल्फ्यूरिक व नाइट्रिक अम्ल क्रिया करती है जब, तो संगमरमर पे लगने वाली एक जंग होती है वो संगमरमर की बनी इमारतों का क्षरण कर देती है, जो कि ताजमहल में इसी का एक रूप है। ठीक है, ताजमहल पर भी अम्लीय वर्षा होती है जिससे ताजमहल की मार्बल का रंग जो है वो पीला हो गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट हो जाएगा, अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है। अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, मृदा अपरदन रोका जा सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है।
तो अति चराई द्वारा तो रोका नहीं जा सकता है, वनस्पति उन्मूलन भी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका राइट आंसर वनारोपण द्वारा। ठीक है, हम अधिक से अधिक वन लगाकर मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका राइट आंसर है वनारोपण द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, और क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, एशियाई खेलों में गोल्फ में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी है? तो अदिति अशोक, मेघना शर्मा, श्वेता कश्यप, नीना गुप्ता। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अदिति अशोक। हाल ही में एशियाई खेल जो हुए हैं उसमें अदिति अशोक ने गोल्फ में रजत पदक जीतने वाली वो पहली महिला गोल्फर बन गई हैं भारतीय। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, हाल ही में किसे इंटेल इंडिया का अध्यक्ष घोषित किया गया है? गोकुल सुब्रमण्यम, रजत दिवाकर, राजीव पटनायक, सुब्रत पाठक। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोकुल सुब्रमण्यम को हाल ही में इंटेल इंडिया कंपनी का अध्यक्ष घोषित किया गया है। किसके? इंटेल इंडिया कंपनी का अध्यक्ष गोकुल सुब्रमण्यम को घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन लेंगे, और क्वेश्चन नंबर 44 आपका, हाल ही में कौन सा राज्य दूसरी राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा? ये आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा राज्य जो है वो दूसरी राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश द्वारा दूसरी राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप की मेजबानी की जाएगी। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 आपका, हाल ही में मोहम्मद मोइजू ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ आपका ये करंट का क्वेश्चन है, और हाल ही में मोहम्मद मोइजू ने मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। अब जो राष्ट्रपति मालदीव के हैं वो कौन हो जाएंगे? मोहम्मद मोइजू। यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मालदीव के राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 आपका, हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया? ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है। तो हाल ही में विश्व हृदय दिवस जो है वो 29 सितंबर को मनाया गया है। कब मनाया गया? 29 सितंबर को। और इसकी थीम थी यूज हर्ट नो हर्ट। 2023 की जो थीम थी विश्व हृदय दिवस की वो थी यूज हर्ट नो हर्ट, अपने हृदय को जानो, अपने हृदय का उपयोग करो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 आपका, हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में किस राज्य को 10 पुरस्कार मिले हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या पंजाब। तो यहाँ आपका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश को, ऑप्शन नंबर बी। ये उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखिएगा कि हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में किस राज्य को 10 पुरस्कार मिले हैं। तो यहाँ आपका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में किसे सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान मिला है? ऑप्शन में है आपके भोपाल, इंदौर, कानपुर या आगरा। तो स्मार्ट सिटी जो है वो मध्य प्रदेश के इंदौर को मिला है। इंदौर जो है उसे भारत की सबसे स्मार्ट सिटी का स्थान मिला है, जो हाल ही में नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव आयोजित किया गया था उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, हाल ही में भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? ये आपसे पूछा जा रहा है, सबसे मूल्यवान कंपनी भारत की। ऑप्शन है टीसीएस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भेल या सेल। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है भारत की। कौन सी? रिलायंस इंडस्ट्रीज। दूसरे नंबर पे है आपकी HDFC बैंक, दूसरी बहुमूल्य कंपनी है मूल्यवान HDFC, और तीसरी है आपकी TCS। TCS जो है वो आपकी तीसरे नंबर पे पहुंच गई है। पहले नंबर पे है आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरे नंबर की है आपकी HDFC बैंक। और क्वेश्चन नंबर 50 लेंगे हम कि हाल ही में MS स्वामीनाथन का निधन हुआ, वे कौन थे? वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, भूगोलवेत्ता या अभिनेता। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, वो एक कृषि वैज्ञानिक थे, महान कृषि वैज्ञानिक थे MS स्वामीनाथन, जिन्हें हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का जनक अगर आपसे पूछा जाए तो कौन थे वो? MS स्वामीनाथन थे, जो कि एक महान कृषि वैज्ञानिक थे। उनका 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, किनका? MS स्वामीनाथन, जो कि भारत में हरित क्रांति की जनक माने जाते हैं, महान कृषि वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन है ये आपका कि हाल ही में किसे दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? करंट क्वेश्चन है, कमेंट करिएगा इसका आंसर मुझे ज़रूर, जिसको भी पता है कि
जो सिनेमा जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, वो हाल ही में उसे किससे सम्मानित किया गया है, किसे मिला है? कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपको पता है। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आपको ज़रूर पता होगा, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे ये, जो कि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आप सपोर्ट करिए, आपकी सपोर्ट से हमें कुछ और अच्छा करने का, बेहतर करने का मौका मिलेगा। तो अपना सपोर्ट बनाए रखिए, अपना साथ हमारे साथ बनाए रखिए। ऐसे ही हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट लाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए।